गए और बहुत बड़े प्रकांड विद्वान हैं, 10-15 किताबें उन्होंने लिखी हैं, तो उनका आशीर्वाद था, लेकिन मैं उनसे पैसा नहीं मांगता था मैं। तो गुप्ता साहब, आप सूचना और प्रसारण मंत्रालय के इन विभागों में नियमित रूप से किस तरह से आपकी नियुक्ति? हाँ, नहीं देखिए, मैं नैमित्तिक कलाकार नहीं रहा कहीं। अच्छा। हाँ, नहीं, जो कैजुअल अपन लोग कहते हैं, नैमित्तिक नहीं रहा, मैं लिखा करता था। अच्छा। और एक अच्छी बात है, युवानी वाले कहते थे मेरे लिए नाटक लाओ, तो युवावाणी में आप जरूर तो लिया करते थे। हाँ, तो वो युवानी के लिए मैं नाटक लिखता था। कभी कभी वो चर्चा में बुला लेते, जैसे मैं हम दोनों आदमी बातचीत कर रहे हैं। अच्छा, वहां भी चला जाता था। फिर जो मेरे कार्यक्रम जो मेन चैनल वाले देखते थे, एक्सटर्नल सर्विस देते, तो उन्होंने मुझसे नाटक भी लिखवाना शुरू किया। तो मैं नाटक लिख करके एक्सटर्नल सर्विस में देता था। वो दिल्ली स्टेट से क्लैश नहीं करता था। तो एक ही महीना में कभी कभी मेरे 2 से 3 नाटक का प्रसारण हो जाता था। तो कलाकार या लेखक के तौर पर आपको बुलाया? हाँ, और लेखक के तौर पर, और मैं डॉक्यूमेंट्री, उसमें फीचर कहलाता था आकाशवाणी में, तो आकाशवाणी के लिए मैं फीचर भी बनाता था विभिन्न विषयों पर जो आम लोग नहीं कर पाते थे, ऐसे ऐसे कठिन विषयों पर। जैसे कि आप एक विषय आपको बताऊं, मैं दिल्ली के जीबी रोड को जो वैश्यालय के नाम से जाना जाता, उस पर मैं घुस करके प्रोग्राम बनाया। मेरे भाई ने टोका, जी तुम कर क्या रहो, लेकिन जब प्रोग्राम का प्रसारण हुआ तो मुझे बहुत सराहना मिली, जी तुमने बहुत अच्छा काम किया है। क्या बात है। तो इसके बाद स्ट्रगल मेरा जारी था। मुझे आकाशवाणी दूरदर्शन में आना मैं नहीं चाहता था, मैं तो प्रोफेसर बनना चाहता था। फिर आ कैसे गया? तो अब निराशा, यूपीएससी में कुछ एडवर्टाइजमेंट आया प्रोग्राम अफसर के लिए, तो मैं अनमने ढंग से अप्लाई कर दिया, इंटरव्यू के लिए आ गया। मैं अनमने ढंग से इंटरव्यू देने के लिए यूपीएससी चला गया, यूपीएससी में। हाँ। वहां तो दोनों कंबाइंड ही होता था, ये नहीं था जो आकाशवाणी दूरदर्शन। तो वहां मैं चला गया यूपीएससी में। तो कार्यक्रम अधिशासी के तौर पर जी आपने दूरदर्शन में पहली ज्वाइनिंग की? आकाशवाणी में ज्वाइन किया। और आकाशवाणी में आपके पहली ज्वाइनिंग तो मेरी आपके छत्तीसगढ़ में जगदलपुर में ही हुई। जगदलपुर से आपकी जगदलपुर की शुरुआत हुई। मुझे मालूम नहीं था कहाँ है जगदलपुर। मैं काफी रोया था जो कहाँ जा रहा हूं जगदलपुर। तो मेरे बड़े भाई ने कहा, जो तुम्हारी उम्र क्या हुई है, जाओ। और उस समय एक और दूरदर्शन में बहुत बड़े, आप जानते होंगे, गिरजा कुमार माथुर जी थे जी, जो मेरे पारिवारिक, मेरे बड़े भाई के गुरु थे और हम लोगों से मेरा प्यार था। तो मैं उनसे मिलने गया, उसमें डिप्टी डायरेक्टर जनरल थे वो। तो मैंने कहा, जो अंकल ये तो ऐसा हो गया। नहीं तुम जाओ, हम बुला लेंगे बाद में। कभी नहीं बुलाए वो। तो मैं रोते गाते आ गया जगदलपुर। और केसकाल घाटी में जब मैं चल रहा था पहाड़ी, काफी रोया था। मैंने कहा, एक पेट के लिए मैं कहां जा रहा हूं। तो जगदलपुर में कितने समय तक आपका रहना? जगदलपुर गया 1-2 दिन, 4 दिन, 10 दिन तो बहुत अच्छा नहीं लगा, लेकिन वहां का केंद्र बहुत खूबसूरत। वहां के लोग और जगदलपुर के लोग, बस्तर के लोग इतना भाया, मैं उसे, मुझे मोहब्बत हो गया। कितने साल रहे आप? 3.5 साल रहा मैं वहां। 3.5 पूरा टेन्यूर एक तरह से मैंने कंप्लीट किया। जगदलपुर आकाशवाणी केंद्र जब आपने वहां पर ज्वाइन किया तो कितने साल पुराना रहा होगा वो केंद्र? शुरुआत हुई थी। शुरुआत हुई थी। बहुत सारे कार्यक्रम को तो मैंने शुरुआत की वहां। तो कुछ वहां की यादें आप बताएंगे? कुछ ऐसे कार्यक्रम देखिए वहां, जिनके माध्यम से आपने, चूंकि मैं लिखता रहा, दिल्ली से लिखता रहा, तो वहां मैंने केवल 2.5 मिनट का एक कार्यक्रम मैंने शुरू किया था, लोग और लोग। उसमें जो स्थानीय प्रॉब्लम होती थी, जैसे कि जंगल से आदिवासी लकड़ी चुन के ला रहे शहरों में बेचते हैं, रिक्शा पुलर पर आप चढ़ते हैं, उनको पैसा देते समय बहस करते हैं, तो ऐसे विषयों पर मैं करता था कि वो लोगों को बड़ा ही अट्रैक्ट कर। केवल 2 मिनट का कार्यक्रम था वो, जो हम बहुत गलत जगहों पर बहुत ज्यादा पैसा खर्चा कर देते हैं, लेकिन एक गरीब जंगलों से लकड़ी काट के ला रहा है, उसको अगर 58-54 रुपया मांगता है तो आप उससे बहस करते हैं। एक रिक्शा पुलर आपको लाद करके 70-80 किलो को ढोके जाता है, पसीना छूटता है, वो अगर आपसे रुपए मांगता है, उसको भी बार्गेन करते हैं, क्या उचित है? ये कार्यक्रम वहां बहुत बहुत पॉपुलर हुआ। चूंकि मैं नाटक लेखक था और प्रोड्यूस भी करता था, तो मेरे नाटक, हमारे डायरेक्टर ने, माथुर साहब थे उस समय डायरेक्टर, जब पहला नाटक सुना तो उसने कमेंट किया, जो विमल आज ये नहीं लगता था कि मैं जगदलपुर सुन रहा था, मैं लगता है दिल्ली सुन रहा था। क्या बात। तो वो स्वाभाविक था, इसमें कोई मेरी बहुत बड़ा तोपचंद नहीं था, लेकिन चूंकि दिल्ली के लिए मैं लिखता रहा तो मेरा स्टाइल भी वही था, प्रोडक्शन क्वालिटी भी वही थी, और मेरे कुछ अच्छे प्रोड्यूसर मिले। M.A. रहीम को आप जानते होंगे, ब्रिलियंट उद्घोषक थे वहां, और तो वो मेरे नाटक में अभिनय भी करते थे, प्रोड्यूस भी करते थे।
तो नाटक के कारण से बड़ा मशहूर हुआ जगदलपुर में। पहले तो केवल आकाशवाणी था और शुरुआत हुई थी, तो एक तरह से समझ लें जो वो मैं वहां के लिए बहुत बड़ा सेलिब्रिटी के रूप में था। और जब मैं उसी शहर में कहीं जाता था किसी के यहाँ दुकान वगैरह में, तो जब पता चलता था मैं ही विमल चंद्र हूं, तो वो लोग इतना आह्लादित हो जाते थे जो मैं तो आपको आकाशवाणी में सुनता हूं सर आपको। तो एक बड़ा ही अद्भुत वहां का अनुभव रहा। और जाना तो चाहता था मैं दिल्ली लौट करके, लेकिन अब हमारे डिपार्टमेंट की मेहरबानी थी, मुझको काला पानी भेज दिया। आपको पोर्ट ब्लेयर। अच्छा, पोर्ट ब्लेयर भी आप गए सीधे जगदलपुर से सीधे पोर्ट ब्लेयर। तो गुप्ता साहब, वो भी आपके लिए एक सुखद समाचार तो नहीं था? निश्चित रूप नहीं, दुखद था। हाँ। और मेरी तब तक शादी हो गई थी, तो मैं एक शिशु को लेकर के, 1.25 साल के शिशु को लेकर के लगभग 12 दिन के शिप यात्रा के बाद में पोर्ट ब्लेयर पहुंचा था। वहां का अनुभव कुछ बताइए। पोर्ट ब्लेयर जब मेरी पत्नी तो रास्ते में काफी रोई, समुद्रों के बीच में जब चारों तरफ पानी पानी नजर आता था और बड़े बड़े मछलियां उछल रही होती थी, तो काफी रोई। मैं गया, लेकिन वहां शुरू में 10-15 दिन 20 दिन मुझे बुरा लगा, लेकिन अगेन आई एंजॉयड पोर्ट ब्लेयर लाइक एनीथिंग। कितने समय तक रहे आप? 2 साल। 2 साल टेन्योर वहां 2 साल तो का है। वहां के प्रोग्राम के बारे में कुछ बताइए। पोर्ट वहां देखिए, वहां लगभग 8-9 भाषाएं में प्रोग्राम होती थी। अच्छा। और नेचुरली मुझे हिंदी के प्रोग्राम हम करते थे, बाकी प्रोग्राम अफसर के नाते इंचार्ज भी हुआ करता था। तो वहां तरह तरह के प्रोग्राम होते थे और बहुत ब्रिलियंट प्रोग्राम अफसर वहां थे और कलाकार बहुत अच्छे थे। और वहां का जो विषय हुआ करता था उसी पर हम लोग करते थे, मलयालम में, तेलुगु में। मेरा सेगमेंट निश्चित रूप से हिंदी था। तो कुल मिलाकर के वहां के लोग भी देखिए बहुत अच्छे थे, बहुत कोऑपरेटिव थे। और वहां रहने के बाद लगता था कि आप कहीं एक ऐसी दुनिया में हैं जहां कोई दुख दर्द नहीं है, चारों तरफ पानी पानी। बहुत अच्छा लगा मुझको 2 साल छोड़ते हुए। फिर हम एक बार दोनों रोए तो क्यों जा रहे हैं, लेकिन आना था मुझको आपके रायपुर। उसके बाद में सीधे तो रायपुर आया। पोर्ट ब्लेयर से आप रायपुर आ गए? रायपुर आया। ये किस सन की इसी आकाशवाणी में। अच्छा। इसी स्टूडियो में जहां हम दोनों बैठे हुए हैं, यहां में रहा। और यहां का अनुभव तो आप लोगों को मालूम भी होगा। आई एंजॉय। मैं बड़ी प्रभु कृपा है और आकाशवाणी रायपुर का मैं बहुत बहुत ऋणी हूं। मैं यहां बहुत कुछ करने का भी मौका मिला, बहुत कुछ सीखने का भी मौका मिला। यहाँ बड़े बड़े कलाकार थे। यहाँ ये किस सन की बात रही होगी जब आप? ये मैं आ गया था यहाँ 81-82 में आया था। 81 में आया था मैं यहाँ। और मैं यहाँ लगभग 10 साल 11 साल रहा। 10-11 साल आप आकाशवाणी रायपुर में रहे, कार्यक्रम अधिशासी के तौर पर? नेचुरली जी। तो गुप्ता साहब, आकाशवाणी रायपुर की जो पुरानी यादें हैं वो हम चाहेंगे कि हमारे श्रोताओं के साथ आप बांटें। नहीं, उनकी पुरानी यादों की तो कोई कमी नहीं है, लेकिन मैं अगर इसको सम अप करूं, अगर मैं रायपुर के ट्रेंड को देखूं, यहां जो एक टीम उस समय थी, जिसके हमारे साथ लक्ष्मण चोपड़ा जी थे, राजीव शुक्ला जी थे, इला शंकर गुहा जी थे। तो ये तमाम लोग एक हम लोग एक जैसे लगता नहीं था जो हम लोग कोई नौकरी कर रहे हैं, एक परिवार में है। और भाई बहुत बड़े कलाकार भी हर तरह के हैं, लेकिन यहां मैं किसी को किसी से कमतर नहीं मानता। सबके अपने अपने गुण थे, चारित्रिक गुण थे, साहित्यिक गुण थे, कलाकार के गुण थे। और सबने आकाशवाणी रायपुर को सबका योगदान था उसमें सजाने संभराने का। हम लोग एक अंग थे, कार्यक्रम अधिकारी होने के नाते यहां का हेड भी रहा हूं। जब कोई नहीं डायरेक्टर था, मैं ही हेड भी था। सीनियर मोस्ट होने का ये सौभाग्य भी प्राप्त हुआ। तो उस दरमियान में काफी हम लोग स्टेज प्रोग्राम भी कराए। गुप्ता साहब, जब आप कार्यक्रम अधिशासी के तौर पर कई सालों तक रायपुर में रहे हैं, तो उस वक्त चूंकि आप कार्यक्रम निर्माण से जुड़े हुए थे, तो आपकी जो लेखन की जो प्रतिभा थी, इसका भी निरंतर आप प्रयोग करते रहे या वो कहीं पीछे छूट गई? ना, आज भी आपके लाइब्रेरी में मेरे नाटक हैं जी। और एक बार लाल राम कुमार सिंह ने ही जब कहा, सर आज सुनिएगा नाटक हरिहर काका, और संभवतः आज भी कम से कम 2-3 नाटक तो आपके लाइब्रेरी में होंगे। मूलतः शुरू से नाटककार रहा, तो मैं नाटक लिखता भी था, प्रोड्यूस भी करता था। साल में 3-4 नाटक तो मेरे, और ये लाल राम कुमार सिंह, मिर्जा मसूद जी, यही लोग उसको प्रोड्यूस करते थे मिलकर। और यहाँ कलाकार अद्भुत,
यहाँ के जो अभी वो लोग कलाकार आते हैं, मोबिन शम्स, वाहिद शरीफ, दिशी घई, जो कि आज बॉम्बे के सुनते हैं, बहुत बड़े स्टार हैं। आज मेरे एक शिष्य जो भाग लेते थे, बत्रा, संजय बत्रा जी, एक और हैं बैजनाथ पारा के शहनवाज जी, ये सब मेरे कलाकार थे ये। और आप अंदाज लगाइए जो बॉम्बे के फिल्मों में काम कर रहे हैं, दिशी घई वो मामूली कलाकार नहीं थे। और कुछ कुवत थी, और उसमें मैं मान के चलता हूं आकाशवाणी रायपुर का बहुत बड़ा योगदान था उनको मांझने में, उसको सिखाने में। मुझे तो संजय बत्रा को बहुत याद करता हूं, इतना शांत था, एक लाइन के रोल के लिए वो 12 घंटे यहां रहते थे, शांत होकर के बैठे रहते थे स्टूडियो कोने में। तो ये डिवोशन काम आया। वो आज एक अपने बलबूते पर बॉम्बे से शहर में कलाकार हैं, फिल्मों में काम कर रहे हैं। गुप्ता साहब, माइक्रोफोन फेस करने के अवसर भी आपके सामने आए होंगे, तो उस तरह का कोई अनुभव आपके साथ रहा है? नहीं, देखिए, मैं जैसे कहा, जब मैं माइक्रोफोन और लेखन से शुरू किया, जब युवानी मैं शुरुआत की कार्यक्रम का, तो मैं डिस्कशन में भी जाता था, कंपेयरिंग भी करता था। तो माइक्रोफोन से मैं दूर नहीं रहा, और जब दूरदर्शन में आया तो मैं कैमरा से भी दूर नहीं रहा। मैं बहुत सारे टेलीफिल्म बनाए, उसकी एंकरिंग में किया हूं, उसमें एक्टिंग भी किया हूं। बिल्कुल, अब श्रव्य से हम दृश्य की ओर ही आ रहे हैं। जी। और दूरदर्शन के साथ भी आपके इस सफर का एक बहुत लंबा रिश्ता रहा है। और तो हम जानना चाहेंगे कि दूरदर्शन में पहली बार आप कहां से जुड़े? दूरदर्शन की शुरुआत हमने आसाम गुवाहाटी से की जी। यहीं से हम पदोन्नत होकर के गए थे वहां, असिस्टेंट डायरेक्टर बनकर के वहां। तो दूरदर्शन वहां चूंकि आसामीज था, फ्रेंकली स्पीकिंग, में वहां इसलिए गया था, वो मां कामाख्या की जगह थी, मेरे लिए वहां कुछ करने के लिए नहीं था, क्योंकि वहां सारे कार्यक्रम होते, असमीज भी होते थे, लेकिन हाँ एडमिनिस्ट्रेशन का काम था, तो एडमिनिस्ट्रेशन में हम भाग लेते, लेकिन वहां मुझे न पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता था न कुछ, लेकिन केवल एडमिनिस्ट्रेशन चलाया। लेकिन वहां से लौटा केवल मैं 1 साल में लौट कर आपके रायपुर ही लौट के आया, जब रायपुर की दूरदर्शन की शुरुआत हुई थी। दूरदर्शन ये ट्रांसमीटर था, लेकिन यहाँ स्टूडियो नहीं था और कार्यक्रम प्रोड्यूस नहीं होता था। तो वहां से जब मैं गुवाहाटी से लौट करके आया, तो अपने रायपुर में ही आया, और रायपुर में मुझको बहुत लंबे समय तक दूरदर्शन में काम करने का मौका मिला, और ईश्वर की बड़ी कृपा है। यहां डायरेक्टर थे उस समय मंजरूल हक, बहुत ही ज़हीन, बहुत ही उम्दा इंसान, आज भी हैं, रिटायरमेंट के बाद कश्मीर में है वो। वो जब मैं यहां ज्वाइन किया, तो उन्होंने कहा, जो गुप्ता जी, मैं तो आपके बारे में कुछ नहीं जानता है, आपके प्रदेश के बारे में, भाषा के बारे में, जो करना है आप कीजिए, मेरा सपोर्ट है। तो वो भी बहुत अपनी किस्म के अच्छे प्रोड्यूसर थे, वो बहुत अच्छे प्रोड्यूसर थे। तो उनके मार्गनिर्देशन में हमने काफी टेलीफिल्म की यहां शुरुआत की, और आज बहुत सारे कलाकार और बहुत सारे जो फिल्मों में प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो दूरदर्शन की देन है। ये मैं मानता हूं, वो स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन यहां हमने दूरदर्शन में इतने टेलीफिल्म बनवाए इन लोगों से, इतने कलाकारों को हम लोगों ने मौका दिया, जो महीने में 2-3 टेलीफिल्म तो हम बना ही लेते थे। और उसमें तमाम छत्तीसगढ़ में कलाकारों को कमी नहीं है, टैलेंट की कोई कमी नहीं है, प्रोड्यूसर भी बहुत भरे पड़े हैं, लेकिन एक मौका नहीं मिल रहा था। तो दूरदर्शन ने इन सभी को बहुत ही सम्मान के साथ, आदर के साथ, कलाकारों को भी और जो प्रोड्यूसर निर्माण से जुड़े हुए थे उस समय, उस सबको इसमें मौका मिला, और बहुत बहुत सारी टेलीफिल्म और डॉक्यूमेंट्रियों को हम लोग यहाँ बनवाए। और मैं छत्तीसगढ़ का बहुत ऋणी हूं, यहाँ मुझे बहुत बहुत काम करने का मौका मिला। मैं धन्यवाद ही दूंगा छत्तीसगढ़ को और रायपुर शहर को और दूरदर्शन को। इस क्षेत्र में काम करते हुए कुछ ऐसे रोमांचक अनुभवों का भी हमें सामना करना पड़ता है, क्योंकि आकाशवाणी में किसी ओबी की बात हो या दूरदर्शन के लिए किसी ओबी की बात हो या कोई बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम हो, तो वहां पर समय बड़ा महत्वपूर्ण होता है, और कई बार ऐसा होता है कि बहुत कम समय में आपको बहुत बड़ा काम करना होता है। तो दूरदर्शन में काम करते हुए आपके जीवन का ऐसा कोई अनुभव जो आप बताना चाहें कि वाकई में ये अनुभव तो आप लोग भी प्राप्त कर रहे होंगे। हम लोग का सब काम टाइम बाउंड होता है। अगर 6:05 में सिग्नेचर ट्यून बजना है तो बजना है। एक अच्छी घटना बताऊं मैं, जगदलपुर की। एक हमारे ट्रांसमिशन एग्जीक्यूटिव थे, वो घर के बगल में, आकाशवाणी के बगल में रहते थे। अब जब तक हम प्रोग्राम ट्रैक्स नहीं आए, ट्रांसमिशन एग्जीक्यूटिव नहीं आए, तब तक ट्रांसमिशन शुरू नहीं होगा।
अब वो सोता रह गया, और जब उठा तो पता चला जो वो टाइमिंग निकल रहा है, वो दौड़ करके भाग करके आया, ड्यूटी रूम का ताला खोला, बैठा, अनाउंसर आ चुका था। जब नीचे देखा तो चड्डी पहन गया हुआ था। अच्छा, इतना वो टाइम उनके दिमाग में था, जो जाना है, आंधी हो तूफान हो। पोर्ट ब्लेयर में टाइमिंग के कारण हमारे इंजीनियर ट्रांसमीटर कुछ गड़बड़ी हो गई, जो समय पर जाएगा। समय का वैल्यू आकाशवाणी दूरदर्शन में बहुत रहा है, बिल्कुल। और सेकंडों का भी, सेकंड्स का भी अहमियत आज भी है, पहले भी था। तो समय बाउंड जो जहां भी जाते हम लोग को एक समय सीमा में काम करना होता था। प्रसारण का समय आप बदल नहीं सकते। दूरदर्शन में थोड़ा सा विचलन होता है, कारण है विजुअल का माध्यम है। प्रोग्राम प्रोडक्शन में उसमें समय लगता है, बहुत लंबा प्रोसेस चलता है, लेकिन टाइम प्रसारण का समय और जो हमारे वैल्यूज हैं उसको तो हम लोग कभी छोड़ नहीं पाए। और जो अद्भुत अनुभव तो हमको भुवनेश्वर में हुआ, जब जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा होती है और उसका जो लाइव टेलीकास्ट होता है, पूरे संसार में, पूरे वर्ल्ड में देखा जाता है। वो जो एक हेक्टिक, हम भुवनेश्वर से लगभग 150 स्टाफ लेकर के पुरी जाते हैं, और वहां जो इंतजाम होता है, 14-15 कैमरा लगता है, उनका जो एक लाइव टेलीकास्ट है, सुपर। और जो विदेशों से जो उनका रिस्पांस आता है सुनने वालों का, अपने देश से, और मैं सैल्यूट करता हूं उड़िया संस्कृति को, और उड़िया के लोग जो भगवान जगन्नाथ की संस्कृति से प्यार करते हैं, वो भी अद्भुत है। तो वहां एक मुझे, यद्यपि मेरे सर्विस का अंतिम चरण था, लेकिन ईश्वर ने एक ऐसा मौका दिया जो 3 साल तक लगातार मुझे रथ यात्रा का नियंत्रण कहें चाहे संचालन करने का मौका मिला। काम तो हमारे स्टाफ ही करते थे, मैं बस वैसे ही था, लेकिन वो एक अद्भुत अनुभव प्राप्त हुआ। भगवान जगन्नाथ की बड़ी कृपा है। और वहीं मुझको बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड वहीं मिला, जबकि वो मेरी भाषा नहीं थी वहां। और एक जो मैं शेयर करना चाहूंगा आपसे, हमने अपने एक प्रोड्यूसर को कहा, जो कि कमेंट्री, जो कि प्रोड्यूसर हुआ करते थे रथ यात्रा का। मैंने कहा यार रथ यात्रा नहीं अच्छी है, तुम कंपटीशन के लिए कार्यक्रम क्यों नहीं भेजते? अपने जो दूरदर्शन में हुआ करता था, तो सुनते हैं बंद हो गया। कहा सर इसका क्या होगा? मैंने कहा क्या बात करते हैं आप, इतना बड़ा काम है, किसी नहीं होगा। तो मैंने उसको बताया, जो तुम केवल आधे घंटे का कार्यक्रम बनाओ, और रथ यात्रा में वो चीज डालो जो किस तरह से ये सर्व धर्म समभाव का प्रतीक है। आपको जान के ताज्जुब लगेगा, उस रथ यात्रा में हर जाति के लोग शरीक होते हैं, उसका हर जात का है, वहां कोई धर्म भाव नहीं है। हम लोग मरते हैं इसके लिए, लेकिन भगवान जगन्नाथ के त्योहार में तो वो बनाए। क्या देखिए, रिकॉर्डिंग तो सारे आपके पास है, बनाइए। मैंने कुछ सलाह दी और उनको प्रथम पुरस्कार मिल गया। क्या बात है गुप्ता जी। अब मुझे लगता है शायद कुछ किया होगा हमने। इसके अलावा भी विभिन्न केंद्रों में रहते हुए आपने बहुत सारे कार्यक्रमों का निर्माण किया है, करवाया है। वो चूंकि मैं केवल एक प्रशासक नहीं था, प्रसारण प्रशासक नहीं रहा। शुरू से मैं लेखन से तो जुड़ा हुआ ही था। थोड़ा बहुत टेलीविजन में एंकरिंग भी कर लेता था, थोड़ा बहुत अभिनय भी कर लेता था। और कुछ यहाँ आप लोग देखे होंगे, लोरिक चंदा हमने बनाया था यहाँ, जो कि बहुत ही शानदार था। अभी भी कभी कोई प्रसारित होता है वो। तो कुल मिलाकर के मैं अपने इस कैरियर में, मीडिया कैरियर में, नॉट ओनली आई एंजॉयड, मैंने केवल आनंद ही नहीं लिया, अब मुझको कुछ शायद समाज के लिए करने का भी मुझको संतोष है। जो बहुत सारे नशाबंदी पर, समाज के विकृतियों पर बहुत सारे हमने प्रोग्राम किए, जो लोगों ने सराहा। अपने में मिठू तो नहीं बनना चाहिए, लेकिन सराहा। और आकाशवाणी से लेकर दूरदर्शन तक के आपकी इस यात्रा में कोई ऐसा काम जो आपने सोचा होगा और जो अधूरा रह गया? नहीं, ये नहीं लगता है मुझको, क्योंकि वो एक धुन में चला मैं। और ये आकाशवाणी में भी ये हमारे पुराने साथी बताएंगे, जो मैं करना चाहता था करता था मैं। दूरदर्शन में भी जो असंभव था मैं करता था मैं। और प्रभु की कृपा रही, हमारे साथियों का सहयोग रहा। आकाशवाणी, मुझे आपके सामने बैठा हुआ हूं, यहां जो हमारे बड़े बड़े दिग्गज रहे, चोपड़ा जी, इलाशंकर गुहा जी, वो कभी ये नहीं कहा कि नहीं करना है। बड़ा से बड़ा फंक्शन हम करते हैं, बड़ा से बड़ा करते हैं। जब अगर आपको सहयोग केंद्र से मिल जाता है अपने साथियों के साथ, तो कोई चीज असंभव नहीं हो सकता है, वो संभव होना ही है उसको। तो सहयोग मुझको मिला, ये मैं प्रभु की कृपा मानता हूं। और इसके लिए मैं अपने जो साथ काम करने वाले कनिष्ठ और वरिष्ठ दोनों का मैं बहुत शुक्रगुजार हूं, जो उन्होंने हमें सहयोग दिया, हमारे सहयोग को सराहा।
और जो लेग पुलिंग होती है हम लोगों ने कभी नहीं होने दिया। और आज भी हम लोग आपस में जब बातचीत करते हैं, मिलते हैं, तो बड़ा आनंद आता है। और रायपुर केंद्र का तो एक अलग ही महत्व है। यहाँ बड़े बड़े लोग रहे भाई, यहाँ के बड़े बड़े कलाकार हैं जो सब ऊंचाई से ही रिटायर हुए हैं। वो गुप्ता साहब, आपके परिवार के बारे में भी हम जानना चाहेंगे। अभी कौन कौन है आपके परिवार में? फिलहाल तो परिवार अब तो पति पत्नी का ही होता है। पति पत्नी दोनों हूं, वो भी विदुषी रही और ट्रांसफर कारण वो नौकरी नहीं कर पाई, लेकिन जहां भी जाती थी स्कूल कॉलेज में पढ़ाती थी वो। और मेरी 2 बेटियां हैं, तो दोनों बेटी मेरी अपने अपने जगह बहुत ही सुखी हैं। एक आईपीएस को ब्याह गया है, बड़े दामाद हमारे आईपीएस हैं और छोटा दामाद इंजीनियर हैं। दोनों अपने अपने घर में प्रभु की कृपा है, सुखी हैं, अच्छे हैं, संपन्न हैं और स्वस्थ हैं। सेवानिवृत्ति के बाद में आपका जो समय है ये किस किस तरह से बीता? हमें अभी तक नहीं लग रहा है कि मैं सेवानिवृत्त हुआ। अच्छा। कागजों पर कहा जाए। हाँ, नहीं, लेकिन मैं कुछ न कुछ करता रहता हूँ, करता ही रहता हूँ। कंस्ट्रक्टिव काम करता रहता हूँ और कोशिश करता हूँ जो मैं अपने को सेवानिवृत्त ना मानूं। मैं केवल सोना और खाना मेरा वृत्ति नहीं है। आप लोग जैसे लोग मिलते हैं, कुछ फंक्शन में भी जाता हूँ, कुछ थोड़ा बहुत लेखन काम भी चलता है, कुछ ना कुछ खुराफात में कर रहा होता हूं मैं। तो मुझे नहीं लगता है जो मैं सेवानिवृत्त हुआ हूं, आगे भगवान जाने। और स्वास्थ्य से भी बहुत बुरा नहीं हूं मैं, तो स्वास्थ्य भी ठीक हम है। और रिटायरमेंट के बाद भी मैं, आप जानते होंगे, इग्नू में ज्ञानवाणी हुआ करता था, तो वहां भी मैं 3 साल वहां भी बिताया हूं मैं। तो इसी तरह समय निकल रहा है। लेखन कार्य में भी संलग्न रहता हूं मैं, तो कुछ ना कुछ करता रहता हूं। तो कोई मुझे नहीं लगता है कि मैं सेवानिवृत्त हो गया तो मैं रिडंडेंट हो गया, मैं बेकार हो गया, ऐसा फील नहीं होता है मुझको। आपके जीवन से जुड़ी कोई ऐसी बात जो अधूरी रह गई हो और जिसे आप आज भी पूरा करने का इरादा रखते हो? ईमानदारी से बताऊं, न तो मेरी बहुत बड़ी कामना कोई नहीं थी ईश्वर से, लेकिन हम जो चाहते थे, जहां से निकल के आया, मैं फिर लौट के आता हूं, जिस गांव से निकल के आया और जिस तरह के मैंने लाइफ स्टाइल में जिया, वो आप लोगों के सामने हूं। कोई रिग्रेट नहीं, कोई चीज मुझे नहीं लगता मैं ये नहीं कर पाया। एक गांव का लड़का, 16-17 साल का लड़का आए और डिप्टी डायरेक्टर जनरल होकर के दूरदर्शन से सेवानिवृत्त हो, तो मैं ईश्वर से और क्या चाहूं मैं। तो गुप्ता साहब, हमारी हार्दिक शुभकामनाएं आपके साथ हैं कि आपकी ये जो मुस्कान है और ये जो चेहरे की रौनक है, ये इसी तरह से खिली रहे, मुस्कान भी यूं ही आपकी बिखरती रहे और आप हमेशा स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें और अपने इस अनुभवों से आज की पीढ़ी को आप लाभान्वित करते रहें। अक्षय कार्यक्रम के लिए आज आपने अपना कीमती समय हमें दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बुजुर्गों का कार्यक्रम अक्षय, इसमें भी आप सुन रहे थे वरिष्ठ प्रसारक श्री विमल चंद्र गुप्ता से ली गई भेंट वार्ता। भेंट करता थे दीपक हटवार।